स्टूडेंट नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी अच संधि और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हल संधि। हल या जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो पहले परिभाषा देखते हैं। आइए देखें परिभाषा। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए, जब व्यंजन के बाद में कोई व्यंजन या स्वर आए तो वह हल संधि होती है। इसका भेद देखिए। हल संधि का सचुत्व संधि, सबसे पहले सचुत्व संधि है। इसका सूत्र होता है स्तो सतना सुचु। इस सूत्र से यदि सकार और तय वर्ग के बाद में, सकार और तय वर्ग के बाद में सकार और चय वर्ग आता है तो इस सकार और तय वर्ग के स्थान पर, इस सकार और तय वर्ग के स्थान पर यह सकार और चय वर्ग हो जाता है। देखिए, सकार का मतलब है सय वर्ण और तय वर्ग का मतलब है तय का पूरा वर्ग, जैसे तय, थ, द, ध और न। स और तय, थ, द, ध, न के बाद में ये स और च, छ, ज, झ, ण आता है तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर यह सकार और चय वर्ग हो जाता है सचुत्व संधि में। स्तो सचना सचु सूत्र से सकार और तय वर्ग के सामने यदि सकार और चय वर्ग आता है तो इस सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और चय वर्ग बन जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे सत्य प्लस चित्त है। तय वर्ग है, तय वर्ग का प्रथम वर्ण है और इधर चय वर्ग है तो इस तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाएगा और ये बन जाएगा सच्चित। इसी प्रकार रामस प्लस चिनोती है। रामस स वर्ग है, सकार है, सकार और तय वर्ग हो यहाँ पर और यहाँ पर इसके सामने सकार और चय वर्ग हो तो ऐसी स्थिति में इस सकार के स्थान पर ये सकार हो जाएगा और ये हो जाएगा रामस चिनोती। अगला उदाहरण देखिए, हरिश प्लस सेते। सकार है तो इस सकार के स्थान पर ये सकार बन जाएगा और ये हो जाएगा हरिश सेते। अगला उदाहरण देखिए, कस प्लस चित। सकार के सामने चय वर्ग है, ये सकार और तय वर्ग हो और इसके सामने सकार और चय वर्ग हो तो ऐसी स्थिति में इस स के स्थान पर चय वर्ग हो जाएगा या ये स हो जाएगा तो ये हो जाएगा कश्चित। और देखिए उदाहरण, उद प्लस जोलय। तय वर्ग है तो तय वर्ग के सामने चय वर्ग है तो ऐसी स्थिति में इस तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये तृतीय वर्ण है तो तृतीय वर्ण ही होगा, चय वर्ग का तृतीय वर्ण तो उज्ज्वलय हो जाएगा। कस प्लस चित्त। सकार है और यहाँ पर चय वर्ग है तो ऐसी स्थिति में इस सकार के स्थान पर ये सकार हो जाएगा और ये हो जाएगा कश्चित। अब देखिए, हल संधि का अगला भेद है वो है सटुत्व संधि और इसका सूत्र होता है स्टुनास्टु। इस सूत्र से सचुत्व संधि की तरह ही प्रथम शब्द के अंत में सकार और तय वर्ग होता है, सकार और तय वर्ग, और उसके सामने सकार और टय वर्ग होता है। सचुत्व संधि में तो सकार और चय वर्ग होता था लेकिन यहाँ पर सकार और तय वर्ग के सामने ये सकार और टय वर्ग होता है। ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर, सचुत्व संधि में भी इसके स्थान पर होता था सकार और तय वर्ग के स्थान पर और सटुत्व संधि में भी इसी के स्थान पर होगा। क्या होगा? ये सकार और टय वर्ग हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे तथ्य प्लस टीका। तय वर्ग है और यहाँ पर टय वर्ग है तो यहाँ पर भी टय वर्ग हो जाएगा इसके स्थान पर, और प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण ही होगा टय वर्ग का तो तत् टीका, इसका हो जाएगा तट्टीका। आगे है रामस प्लस षष्ठ। इससे सकार है, सकार है और यहाँ पर यह सकार है तो इसके स्थान पर यह सकार हो जाएगा और रामषष्ठ हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, उद प्लस डैनम।
तैवर्ग है, सचुत्व संधि में भी इधर तैवर्ग, लेकिन सचुत्व संधि में यहाँ पर चैवर्ग था और यहाँ सटुत्व में टैवर्ग है। यहाँ तृतीय वर्ण है तो तृतीय वर्ण हो जाएगा इसका टैवर्ग का, और ये हो जाएगा उड्डयनम। अगली संधि देखिए जसत्व संधि। इसका सूत्र होता है जलहाम जसोअन्ते। इस सूत्र में यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण या उष्म वर्ण हो तो इनके स्थान पर तृतीय वर्ण बन जाता है जसत्व संधि में। उष्म वर्ण किसे कहते हैं? उष्म वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा बाहर निकलती है या उष्म हवा बाहर निकलती है, वे वर्ण उष्म वर्ण कहलाते हैं। से और है, ये उष्म वर्ण होते हैं। तो इस जसत्व संधि में यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो या उष्म वर्ण हो तो इनके स्थान पर तृतीय वर्ण बन जाता है, वो जसत्व संधि होती है। देखिए उदाहरण, वाक प्लस ईसै। वर्ग का प्रथम वर्ण है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण बन जाएगा और ये हो जाएगा वागीसै। कै का गै बन गया तृतीय वर्ण और ये ई की मात्रा तो वागीसै। अगला उदाहरण देखिए, जगत प्लस ईसै। प्रथम वर्ण है तो तृतीय वर्ण बन जाएगा इसका जगदीसै। सट प्लस आनन्य। प्रथम वर्ण है तो तृतीय वर्ण हो जाएगा सडाननय। दिक प्लस अम्बरय। किसी भी वर्ग का यदि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो या उष्म वर्ण हो तो इसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा दिगंबरय। दिक प्लस गजय। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो या उष्म वर्ण हो तो उनके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा दिग्गजय। और देखिए उदाहरण, अच प्लस अंतय। प्रथम वर्ण है, इसका तृतीय वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा अजंतय। जसत्व संधि में होता है तृतीय वर्ण। यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो या उष्म वर्ण हो तो इनके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। आगे देखिए, सूप प्लस अंतय। इसका भी तृतीय वर्ण हो जाएगा। पै का तृतीय वर्ण होता है बै तो सुबंतय। इसके बाद में अगली संधि है, इस हल संधि का अगला भेद है चरत्व संधि और जो उसका सूत्र होता है खरीचय। चरत्व संधि होती है, इसका सूत्र खरीचय होता है। इसका नियम होता है कि यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तथा उष्म वर्ण हो और उसके सामने यदि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आए तथा से और से आए तो इसके स्थान पर इसी के वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है। चरत्व संधि में प्रथम वर्ण बन जाएगा। किसी भी वर्ग का यदि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो या उस वर्ण हो और उनके सामने किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या से हो, ऐसा होने पर इनके स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाएगा। देखिए, सद्य प्लस कार्य। तृतीय वर्ण है और यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या से हो तो इसके स्थान पर इसी के वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाएगा। इसका प्रथम वर्ण होगा तय तो सत्कार है। इसी प्रकार विबद्ध प्लस कालय। किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो या उष्म वर्ण हो तथा सामने किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या से हो तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर इसी के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा विपत्त कालय। अगला देखिए, उद प्लस पनय। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो तथा सामने किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या से हो तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर इसी के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा और वो हो जाएगा उत्पन्न। अगली संधि है अनुस्वार। इसका सूत्र होता है मौनुस्वारय। इस सूत्र से यदि मकार हो और उसके सामने कोई व्यंजन हो तो मकार के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। मकार का मतलब मैं हो तथा उसके सामने कोई व्यंजन हो तो इस मकार के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे हरीम प्लस वंदे। मकार है, मैं है तथा सामने व्यंजन है। ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर
अनुस्वार बन जाएगा और ये हो जाएगा हरीम वंदे। अगला उदाहरण, त्वम गच्छसि। त्वम मकार है, उसके सामने व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में इस मकार के स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा और त्वम गच्छसि हो जाएगा। सत्यम वद, मकार और मकार के आगे व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में मकार के स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा और सत्यम वद हो जाएगा। कौन संधि में होता है ऐसा? अनुस्वार संधि में। मो अनुस्वार है सूत्र से। अहम प्लस धावामी, मकार और उसके आगे व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में इस मकार के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है और अहम धावामी हो जाता है। अगली संधि है, अगला भेद है हल संधि का, परस्वर्ण है। इसके दो नियम होते हैं। परस्वर्ण है, इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। परस्वर्ण संधि में पहला नियम होता है, यदि है के अतिरिक्त कोई व्यंजन हो, है के अलावा यदि कोई व्यंजन आता है और उसके सामने अनुनासिक आता है। अनुनासिक का मतलब होता है वे वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये वर्ण 5 होते हैं, अण 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 न और मैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। तो परस्वर्ण का पहला नियम होता है कि है के अतिरिक्त यदि कोई और व्यंजन आ जाए तथा उनके सामने अनुनासिक हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यंजन होगा इसी का अनुनासिक बन जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, वाग प्लस मूलक। है के अलावा कोई दूसरा व्यंजन है और उसके सामने अनुनासिक है, नाक से बोले जाने वाला वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर इसी का अनुनासिक हो जाएगा और ये हो जाएगा वांग मूलक। आगे देखिए, सड प्लस मयूखा। है के अलावा दूसरा व्यंजन है, उसके सामने अनुनासिक है, नाक से बोले जाने वाला वर्ण, तो ऐसी स्थिति में इसी का अनुनासिक हो जाएगा और ये हो जाएगा षणमयूखा। अगला उदाहरण, एतद प्लस मुरारी। है के अलावा कोई व्यंजन हो तथा उसके सामने अनुनासिक हो, तो ऐसी स्थिति में इस व्यंजन का ही अनुनासिक बन जाएगा और इसका अनुनासिक होता है न। एतन्न मुरारी। इस परस्वर्ण संधि का अगला नियम देखिए, यदि अनुस्वार हो और अनुस्वार के आगे उस्म वर्ण के अलावा कोई भी व्यंजन हो, उस्म वर्ण कौन से? जिनका उच्चारण करते समय उष्मा बाहर निकलती है, वो उस्म वर्ण होते हैं। ये 4 होते हैं, से और है। इनके अलावा यदि कोई भी व्यंजन हो, अनुस्वार और अनुस्वार के सामने इन उस्म वर्णों के अलावा कोई व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यंजन का 5वां वर्ण बन जाता है, अनुनासिक बन जाता है। देखिए, अम प्लस कितः। अनुस्वार है और उसके सामने उस्म वर्णों के अलावा यदि कोई व्यंजन आए, तो ऐसी स्थिति में इस व्यंजन का 5वां वर्ण बन जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा। इसका अणय हो जाएगा और अंकितः। अनुनासिक के अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा, इसका अनुनासिक हो जाएगा और ये हो जाएगा अंकितः। अगला उदाहरण देखिए, मुम, यहाँ अनुस्वार है, मुम प्लस चति। यदि अनुस्वार हो और इसके आगे कोई व्यंजन हो उस्म वर्णों को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में इस अनुस्वार के स्थान पर इसका अनुनासिक बन जाएगा, इसका 5वां वर्ण बन जाएगा। च का 5वां वर्ण होता है मुंचति, अनय, ये होता है। एक उदाहरण और देखो, कम प्लस पते। अनुस्वार है और उसके सामने उस्म वर्णों के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में इस अनुस्वार के स्थान पर इसका 5वां वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा कम पते। यहाँ देखिए, नम प्लस दति। यहाँ अनुस्वार है और उसके सामने उस्म वर्णों के अलावा कोई दूसरा व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में इस अनुस्वार के स्थान पर इसका 5वां वर्ण बन जाएगा और वो हो जाएगा न, तो इसका बन जाएगा नंदति। आशा करता हूँ हल संधि समझ में आई होगी।
इसके बाद विसर्ग संधि वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखने के लिए धन्यवाद।